हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक को बीच में रोककर ज्योमेट्री स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि आप में से कई सारे लोग आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी अपीयर हो रहे होंगे। तो जो एनटीपीसी और जेएसएससी सीजीएल का कॉमन सिलेबस है, पहले उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो टॉपिक जेएसएससी सीजीएल का बचा रह जाएगा उसे हम लोग उसके बाद कर लेंगे। तो आज हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे सारे टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे और एट द एंड ऑफ ज्योमेट्री आप ये पाएंगे कि ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन, अगर आप इस पूरे वीडियो सीरीज को देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से नहीं छूटेगा। बहुत ही कंसाइज वे में और काफ़ी स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। आपको समय भी कम लगेगा और आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। बस इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते रहें और जेएसएससी एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लाइन और एंगल होता क्या है। व्हाट इज लाइन एंड एंगल। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है। बिंदु क्या होता है, पॉइंट किसे कहते हैं? तो ऐसा सर्कल जिसका कि रेडियस 0 हो उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो क्या ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल है जिसका कि रेडियस 0 हो? नहीं, ऐसा कोई सर्कल हो ही नहीं सकता है जिसका कि रेडियस ना हो। कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा ही। तो आइडियली पॉइंट का या बिंदु का कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं होता है। हम लोग बस ये मान के चलते हैं कि ऐसा सर्कल जिसका कि रेडियस 0 हो। तो ऐसा कोई बिंदु अगर बिना अपने पथ से विचलित हुए, ठीक है, बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे गमन करती है तो उस बिंदु के बिंदु पथ को ही हम लोग रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु है और इस तरह से ये एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। तो इसके द्वारा जो एक पथ बनाया गया है, जो कि एक मार्ग बनाया गया है, इसको अगर हम मिलाते हैं तो जो आकृति हमें मिली इसे ही हम लोग रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन का प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों तरह से ओपन रहता है। इधर से भी ओपन रहेगा और इधर से भी ओपन रहेगा। ओपन रहने का अर्थ है कि ये इधर भी आगे बढ़ सकता है और इधर भी आगे बढ़ सकता है। अगर आप इसको, इस छोर को ए कहें और इस छोर को बी कहें तो इस लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए बी और ऊपर में आपको इस तरह के डबल एरो से आपको डिनोट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको बी ए डबल एरो इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मानते हैं कि इस लाइन को हम बीच से कहीं ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो जब इसको ब्रेक करते हैं तो हमें दो अलग अलग पार्ट मिला, एक जो कि इस तरफ आगे बढ़ रहा है और एक जो कि इस तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो मिडिल वाला पार्ट है वो क्लोज्ड है। तो इस तरह के आकृति को हम लोग रे कहते हैं, रे, या फिर हिंदी में इसको किरण कहेंगे। ठीक है, तो लाइन और रे में आपको डिफरेंस पता चल गया कि लाइन क्या होता है कि दोनों तरफ से ओपन रहता है और रे क्या होगा, एक तरफ से क्लोज रहेगा और एक तरफ से ओपन रहेगा। पर मैथमेटिक्स में हम लोग लाइन और रे दोनों के लिए एक ही वर्ड लाइन या रेखा का यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लाइन मीन्स रेखा या किरण कुछ भी कर लेते हैं। एज सच बहुत ज़्यादा वहाँ पर इसमें डिफरेंस नहीं किया गया है। ठीक है, और इसका तीसरा जो पार्ट होता है, मान लीजिए कि इस लाइन को हम लोग दो जगह से ब्रेक कर दिए तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक मिला, ये वाला सेगमेंट, इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं या लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको लाइन सेगमेंट कहिए या फिर इसको हिंदी में रेखाखंड कहिए। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दोनों तरफ से क्लोज रहेगा, ना इधर आगे बढ़ेगा और ना ही इधर आगे बढ़ेगा। मीन्स रेखा का एक पार्ट, तो इसका क्या निश्चित इसका लेंथ होगा। ठीक है, इसका एक निश्चित लेंथ होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था लाइन का। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर जो लोग ज्योमेट्री बहुत ही टफ लगता है उनके लिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि उनके लिए हर चीज़ें क्लियर हो जाए और फिर उनको आगे समझने में परेशानी ना हो। अब हम लोग ये समझते हैं कि एंगल क्या होता है। तो दो रेखा अगर आपस में एक झुकाव के साथ जुड़ी हुई हो, मान लीजिए कि यहाँ से एक रेखा इस दिशा में आगे बढ़ रही है और एक रेखा इस दिशा में आगे बढ़ रही है, एक लाइन, तो इन दोनों रेखाओं के बीच के जो झुकाव है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है,
और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा से। तो ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 360 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग कौन के प्रकार को देखेंगे कि अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं कौन के, ठीक है। पहला प्रकार ये है, इसमें क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि जो थीटा का वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री का अर्थ होता है कि अगर ये इस तरह से इस पर परपेंडिकुलर होता, मीन्स लंबवत होता, अगर इस तरह से होता तो ये पूरा का पूरा जो है वो 90 डिग्री बनता, पर ये अभी 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अगला जो कोण है वो आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री बनाया हुआ है। जब भी इस तरह का साइन रहे, एक रेक्टेंगल की तरह से आपको बताया जाए, तो आप समझिए कि यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो इस तरह के कोण को क्या कहते हैं, समकोण या राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रकार क्या है कि अगर ये 90 से तो बड़ा हो, मीन थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो पर 180 से छोटा हो, तो ऐसे कोण को कौन सा कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा प्रकार क्या है, अगर ये रेखा यहाँ से चलते हुए पूरा का पूरा इतना डिस्टेंस तय कर ले और इसके ठीक अपोजिट आ जाए, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम लोग कहेंगे सरल कोण या रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। अब अगर थीटा का वैल्यू मीन्स यहाँ से आगे मूव करते हुए अगर ये 180 डिग्री से थीटा का वैल्यू बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम लोग कहेंगे वृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल लगा ले, ठीक है। कंप्लीट सर्कल लगाने का अर्थ है कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कोण को हम लोग कहेंगे पूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल में ये पूरा का पूरा जो है एक सर्कल कवर करेगी। तो एक सर्कल में कितना डिग्री का कोण बनता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसको जानना जरूरी है, तभी आप आगे जो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे इसमें फिर। अब दो तरह का और कोण होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। तो एक एक करके पढ़ते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये दो रेखा है आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, और एक रेखा को मैंने यहाँ से इसके बीच में खींचा, तो ये भी यहाँ से कुछ कोण बनाएगी, मान लेते हैं इसको अल्फा कहते हैं और इसको थीटा कहते हैं। तो ये दोनों का वैल्यू अगर हम जोड़ते हैं तो अल्फा प्लस थीटा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि अल्फा और थीटा आपस में क्या है, पूरक कोण है, मीन्स कंप्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं कितना, 90 डिग्री को बनाने में, ठीक है। अगर अलग अलग कोण भी दिया रहे, मान लेते हैं कि एक अलग से एक एंगल है जिसका कि वैल्यू थीटा है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 50 डिग्री है, और एक और कोण है जिसका कि वैल्यू थीटा का वैल्यू 40 डिग्री है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये अलग अलग तो है पर आपस में दोनों जुड़कर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ऐसे कोणों को भी हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। एक ही कोण के पार्ट हो सकते हैं या फिर अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, पर दोनों का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं क्या होता है। तो दो रेखा है, इस पॉइंट से एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड गई हुई है, पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट है इट मीन्स कि ये दोनों आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर कोई एक तीसरी रेखा हो जो कि इसके बीच में खींची गई हो और ये इस एंगल को थीटा और इधर से एंगल अल्फ़ा बना रही हो, तो थीटा प्लस अल्फ़ा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा और अल्फ़ा को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। मीन्स जब दो एंगल का जो सम है, जोड़ है, वो 180 डिग्री हो जाए, वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये किसी एक एंगल के ही पार्ट हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं। कि मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू मान लीजिए 110 डिग्री है और यहाँ पर इसको अल्फ़ा मानते हैं और इसका वैल्यू है आपका 70 डिग्री। तो जब अल्फ़ा और थीटा को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। तो थीटा और अल्फ़ा को आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा कि किसी एक कोण का मान जैसे थीटा इक्वल टू आपको कह दिया जाएगा कि 50 डिग्री है, तो आप ये बताएं कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको क्या करना है कि 180 डिग्री में इस 50 को घटाना है और जो भी वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर आया आपका 130 डिग्री, तो यही इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया।
तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल में आपको किससे घटाना है और कंप्लीमेंट्री एंगल में आपको किससे घटाना है। कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स समपूरक कोण। याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लीमेंट्री सी से स्टार्ट होता है, सी पहले आता है, और सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट होता है, एस बाद में आता है। तो सी पहले आता है इसलिए ये 90 डिग्री का होगा, और एस बाद में आता है इसलिए 180 डिग्री का होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ कि कंप्लीमेंट्री को आप हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक, और सप्लीमेंट्री को क्या कहते हैं हिंदी में, समपूरक। तो इसमें पूरक क्या है, छोटा वर्ड है तो छोटा है तो छोटा डिग्री, बड़ा वर्ड है तो बड़ा डिग्री। तो समपूरक के लिए 180 डिग्री और पूरक के लिए 90 डिग्री। बस इन्हीं दो चीज़ों को आप याद रखें, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप उसको बना सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं, रैखिक युग्म कोण। आपको सप्लीमेंट्री ना देके अगर ये वर्ड भी यूज़ किया हुआ हो क्वेश्चन में तो आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब भी सप्लीमेंट्री एंगल ही होता है, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म मीन्स एक रेखा के युग्म है ये, थीटा और अल्फा, तो इसे लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। मान लीजिए कि एक तिरछी लाइन है, इसको किसी एक दूसरी तिरछी लाइन इस तरह से काटती है, तो अगर ये कोण आपका थीटा है तो इसके सामने वाला अपोजिट एंगल भी ये भी आपका थीटा ही होगा। अगर ये कोण आपका अल्फ़ा है तो इसका अपोजिट वाला कोण ये भी आपका अल्फ़ा ही होगा। अगर इसको आप ए से, इसको बी से, इसको सी से और इसको डी से डिनोट करते हैं और बीच वाले को आप ओ मानते हैं, और आपको ये दिया रहे कि कोण ए ओ डी इक्वल टू 50 डिग्री है, और आप ये बताएं कि कोण सी ओ बी क्या होगा। तो ए ओ डी मीन्स इस कोण की बात की जा रही है, ये आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, और आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है सी ओ बी का, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये दिया रहे तो आप ये बता सकते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर इस तरह के दो लाइन दिए हुए हों और इसको एक कोई तिरछी लाइन इस तरह से काट रही हो, तो इसमें कौन कौन सा एंगल बन सकता है उसे देखते हैं। मान लेते हैं कि इस एंगल को हम 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं। उसी तरह इसको 5 कह दिए, इसको 6 कह दिए, इसको 7 कह दिए और इसको 8 कह दिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण कौन सा हुआ इसमें, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, मीन्स ये L1 और ये L2 है और इसको एक तीसरी लाइन L3 ये काट रही है, तो इसमें कोण 2 और कोण 6 मीन्स कोण 2 इक्वल टू कोण 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। साथ में एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, और उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7, ये चारों जो है वो संगत कोण होंगे, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे जो कि आपस में बराबर होंगे। आपको देखकर ही पता लग सकता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एंगल ये लाइन से ये लाइन का बना हुआ कोण एंगल 2 कहलाया, और इसके ठीक ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन तो सेम ही है, तो ये 2 और 6 तो बराबर होना ही है। उसी तरह से 1 और 5 ये बराबर होना है, उसी तरह से ये 3 और ये 7 ये भी बराबर होना है, और ये 4 और ये 8 ये भी आपस में बराबर होना है। तो ये मैंने लिखा है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं या संगत कोण कहते हैं। अगला एंगल है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है जैसे कि ये 3 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, मीन्स ये 3 और ये 5 ये भी आपस में बराबर होंगे अगर ये दो पैरेलल लाइन को एक कोई तिरछी लाइन काट रही हो तो। उसी तरह से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये दोनों कौन सा कोण हो गए, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तीसरा है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, जैसे कि इसमें आप लें, इस पार्ट में अगर मैं इसको नोमेनक्लेचर कर दूं, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D बोलूं, तो हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एंगल A B C। इसका अर्थ है
कि बी एंगल के बारे में कहा जा रहा है, मीन्स इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है, ए बी सी, इस एंगल के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एंगल प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये दोनों जो है इसका सम 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल का ये प्रॉपर्टी होता है, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से अगर इस पार्ट में हम बात करें तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों आपस में मिलकर कितना कोण बनाएंगे, 180 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक है, बस ये 3 एंगल के बारे में आपको जानना है। ये सब आप जानते भी होंगे, बस एक बार मैंने आपका रिकॉल करा दिया ताकि आगे मैं जब इसका यूज़ करूं तो आपको समझने में आसानी हो। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक 3 पैरेलल लाइन है, इसको हम लोग L1, L2 और L3 से दर्शाते हैं और इसको 2 तिरछी लाइन इस तरह से काट रही है। इसको मान लेते हैं L4 और इसको L5। और कहाँ पर काट रही है, मान लेते हैं कि यहाँ पर P, Q, R, S, T और U, इस बिंदु पर इस तीनों लाइन को, ये 2 तिरछी लाइन जो है पैरेलल लाइन को काट रही है। तो हमारा थ्योरम क्या होता है, पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू एस टी अपॉन टी यू। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कैसे हुआ, वो सिमिलरिटी से जो है प्रूफ हो जाता है। इस तिरछी लाइन को अगर हम खिसका के यहाँ पर लेते आए, इस पोजीशन पे लेते आए, तो फिर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये कैसे आया। पर आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको बस जानना है। वो धीरे धीरे जैसे आप सवालों में इसको सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको ये पता भी चल जाएगी, क्योंकि प्रूफ करने का काम जो है वो 9th 10th क्लास का है, वो स्कूलिंग लेवल का है। आपको बस यहाँ जानना है। आप इसको ध्यान में रखें कि अगर 3 पैरेलल लाइन को इस तरह से कोई 2 तिरछी लाइन काट रही हो तो इसका जो रेशियो होता है पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू एस टी अपॉन टी यू होता है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरह से लिखें कि ये इस पी क्यू का लेंथ x है, क्यू आर का लेंथ y है, एस टी का लेंथ z है और टी यू का लेंथ m है, तो हम कह सकते हैं कि x अपॉन वाई इक्वल टू z अपॉन m। आपको एग्ज़ाम में सीधा x, y, z का वैल्यू दे दिया जाएगा, आपको m का वैल्यू पूछ लिया जाएगा। तो आपको अगर ये पता हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कोई एक एंगल है, ये एंगल 2 तरीके का हो सकता है। ये आपका, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। अगर इस बिंदु से ये 2 लाइन बना रही है तो इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। और इसी लाइन को अगर इसको हम इधर पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं ऐसे, ये जो एंगल बना इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। मीन्स ये है आपका इंटीरियर एंगल और ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल। अगर इसको हम थीटा से डिनोट करें और इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करें तो थीटा प्लस अल्फ़ा हमेशा 180 डिग्री आएगा। मीन्स इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगा। आपको ये दे दिया जाए कि किसी एक कोण का इंटीरियर एंगल जो है वो आपका 40 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल बताइए, तो 180 डिग्री में 40 हटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 140 डिग्री उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कोई एंगल है, इसके बीच से हम एक लाइन खींचते हैं जो कि इस एंगल को 2 भाग में डिवाइड करे। अगर ये 60 डिग्री का एंगल था और इसको इस लाइन से, अगर ये लाइन m का है, इसको ये m इसको 2 भाग में डिवाइड किया तो इस वाले पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री और इस वाले पार्ट का भी वैल्यू 30 डिग्री। तो ये जो m लाइन है ये इसका क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। मीन्स इस एंगल को 2 भागों में इसने डिवाइड कर दिया। उसी तरह से एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। अगर कोई लाइन इस एंगल को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है तो इसको हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, मीन्स ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ तक का वैल्यू थीटा है तो यहाँ तक का भी वैल्यू थीटा ही होगा। ठीक है, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, इस कोण का वैल्यू अल्फ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा ही होगा। अब आप ये देखिए कि ये पूरा एक लाइन पे पूरा बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स हम इसको जोड़ें, थीटा प्लस थीटा इधर वाले पार्ट को और इधर प्लस अल्फ़ा, इस पूरे को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री लिख सकते हैं। मीन्स 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन लेके उधर ले जाएं तो थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री।
ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है कि जब भी किसी एक एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बीच बना कोण थीटा प्लस अल्फा क्या हुआ, ये थीटा है और ये अल्फा है, मीन्स इन दोनों के बीच बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी एक कोण के इंटरनल बाइसेक्टर और इसको हम अगर एन से डिनोट करें एक्सटर्नल बाइसेक्टर को, तो इन दोनों के बीच में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एक्स का मान ज्ञात करें। आपको वैल्यू भी दिया हुआ है कि इस कोण का वैल्यू है 4x, इसका 140 डिग्री, इसका 6x, और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, मीन्स ये और ये आपस में पैरेलल है। आपको ये बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि अपने तरफ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते हैं कि एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब जब ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया तो अभी आपको मैंने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सब बताया था, इंटीरियर एंगल, तो उसी का कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर ये 4x है तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये भी 4x होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन, इसको अगर हम f लिख दें यहाँ पर, तो EF और CD पैरेलल हो गया, और इसको ये तिरछी लाइन, इसको L से हम डिनोट करें, तो ये तिरछी लाइन LCE जो है इसको कट कर रही है इस दो पैरेलल लाइन को, CD और EF को। तो ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण। उसी तरीके से ये EF और AB ये भी पैरेलल होगा, क्योंकि अगर CD और AB पैरेलल है और इन दोनों के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा EF, तो ये CD के भी पैरेलल होगा और AB के भी पैरेलल होगा। तो अगर ये 6x है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला भी 6x होगा, क्योंकि ये तिरछी लाइन है और इसको AB और EF को ये तिरछी लाइन A कट कर रही है। तो अगर ये 6x है तो ये भी 6x हो जाएगा ये कोण। अब आप देखें कि ये पूरा का पूरा जो है ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6x, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 140 डिग्री दिया हुआ है, मीन्स 10x इक्वल टू 140 डिग्री, तो x का वैल्यू 14। यही आपको निकालना था। ठीक है, बहुत ही आसान रहता है, बस आपको थोड़ा सा जो है कोण को कैसे देखते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, संगत कोण कौन सा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये सारा चीज़ ध्यान में रहेगा तो आसानी से आप इन सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी, मीन्स ये ए बी इज़ पैरेलल टू डी। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, मीन्स x का वैल्यू क्या होगा। आपको और भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस एंगल का वैल्यू 120 डिग्री है और इस एंगल का वैल्यू 50 डिग्री है। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक अपने तरफ से एक आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, किसके, AB के। अगर AB के ये पैरेलल है, अगर इसको हम M और N कह दें, तो AB MN के पैरेलल है और AB DE के पैरेलल है, तो DE MN के पैरेलल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो एंगल का जो प्रॉपर्टी है और वो हम लोग लगा देते हैं कि ये x है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल, अंतर कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होगा, मीन्स ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। उसी तरह से ये 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्यों 60 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये एक लाइन पे बना हुआ ये सारा कोण है, तो सबको जोड़ते हैं हम, 60 प्लस 50 प्लस 180 माइनस x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये MN लाइन पे बना हुआ ये कोण है और किसी एक लाइन पे बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। 180 से 180 कट गया, ये 110 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 110 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 110 डिग्री। यही आपको निकालना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा अगर एनालाइजिंग करना आता हो आपको तो आप आसानी से सारी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है BA इज पैरेलल टू EF के पैरेलल है, और आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। आपको ABC 80 डिग्री दिया हुआ है, CDE 20 डिग्री दिया हुआ है। अगर आपको ट्रायंगल CED में अगर आपको ये एंगल पता चल जाए, इस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ECD, यही कहेंगे ECD। अगर ये पता चल जाए तो आप तीनों
किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो आप बता सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये एक तिरछी लाइन है, और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। मीन्स ये 80 डिग्री है और इसका जो भी वैल्यू है दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। मीन्स इसका वैल्यू आपका 100 डिग्री होना चाहिए, तो ही ये आपस में जुड़ के जो है 180 डिग्री बनाएंगे। ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभूमि कौन है, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 20 डिग्री, मीन्स टोटल हो गया आपका 120 डिग्री। तो ये कितना होना होगा, जिससे कि ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो एक्स का वैल्यू होना होगा आपका 60 डिग्री। बिना पेन चला ही आप आंसर बता सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है। तो एक्स का वैल्यू 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 3 लाइन दिया हुआ है L1, L2, L3 जो कि तीनों पैरेलल है। आपको बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू व्हाट। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि एम पी ये अपॉन पी आर इक्वल टू एन क्यू अपॉन क्यू एस। इसमें सबका वैल्यू रख दीजिए। एम बी का वैल्यू 8, पी आर का वैल्यू 6, एन क्यू का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू आपको पता करना है। एक्स इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 8। 4 से 8 गया 2 बार में और 2 से 6 3 बार में, मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 3। बहुत ही आसानी से आप निकाल लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया हुआ है ए सी इज पैरेलल टू बी डी, मीन्स ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है। यानी ए इज पैरेलल टू बी एफ, ए ई इज पैरेलल टू बी एफ, ये दिया हुआ है आपको। और साथ में आपको कुछ एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एक्स का वैल्यू बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब ये देखिए कि ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है और ये एक तिरछी लाइन है। तो ये और ये आपस में इंटीरियर एंगल हो गए, मीन्स दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। तो ये 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये इस लाइन पे बना हुआ कौन है, मीन्स लाइन डी जी पे बना हुआ ये पूरा का पूरा कौन कितना है, 180 डिग्री है। तो ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 50 110, तो ये 70 होना होगा। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल है तो एक्स का वैल्यू होना होगा 110 डिग्री, तभी दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। तो एक्स का वैल्यू 110 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इसका वैल्यू पता करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हमने अपने तरफ से एक डमी जो है पैरेलल लाइन खींच लिया है, ये वाला, इसको हम लोग बोल देते हैं ये है L1 और L2, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये 125 डिग्री है और ये आपका एक पैरेलल लाइन है और ये एक तिरछा लाइन है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में कौन सा कौन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में आपका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये 125 डिग्री है तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 180 में 25 घटाएंगे तो 55। और उसी तरीके से CD और L1 L2 पैरेलल है तो ये 35 डिग्री है, तो ये वाला कौन कितना हो जाएगा, ये एकांतर कौन हो जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। और ये पूरा एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है। तो एक्स इक्वल टू 55 प्लस 35 मीन्स 90, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया 90 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। हम लोगों ने लाइन एंड एंगल पढ़ा। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को और आगे पढ़ते जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। लाइन एंड एंगल से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आपके पास पहले से है बुक, उनसे आप बनाएं और जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका प्रैक्टिस करें। इससे ज़्यादा आपका लाइन एंड एंगल में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन लाइन एंगल से बन सकते हैं वो आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल मैंने आपको बताए वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका कोई भी क्वेश्चन लाइन एंगल से आपका नहीं छूटेगा। तो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। Thanks for watching this video.